नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। जुलाई का महीना है और जब भी जुलाई आती है 25-26 तारीख के आसपास या पूरा जून जुलाई, कारगिल हम सबको याद आता है। और जब कारगिल याद आता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि कारगिल बच गया या कारगिल हम जीत गए। और उनमें से एक नाम ऐसा है जो हमारी जुबान पर है। हम जितनी बार उनका नाम ले लें उतनी बार ही दिल कहता है कि एक बार और ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर से शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की। उनकी शहादत की किस्से कहानियां हमने बहुत सारी सुनी हैं, लेकिन उनका बचपन कैसा था, परिवार ने उस दौर को कैसे निकाला है, किस तरह से झेला है, खासतौर से 99 के बाद जब वो शहीद हो गए, उसके ऊपर बातचीत आज करेंगे। बहुत खास मेहमान हैं उनके पिता हमारे साथ, GL बत्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के ऊपर आपका। मैं शुरुआत कर रहा हूं सर, मैं बाकी चीज़ों पर जाऊं। एक बार फिर जुलाई आ गई, एक बार फिर कारगिल विजय दिवस का जिक्र आ गया। 26 साल हो चुके हैं। आप कैसे इन दिनों को याद करते हैं, कैसे इन दिनों को देखते हैं आप? 26 साल हो गए कारगिल को। हमें जब भी विजय दिवस आता है तो विक्रम जी का बचपन से लेकर के, बर्थ से लेकर के और आज दिन तक वो सारी इवेंट्स हमें याद आते हैं जो उन्होंने किए। बचपन से ही बड़े मेधावी थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे थे। पालमपुर के केंद्रीय विद्यालय में उनकी स्कूल शिक्षा हुई। जैसा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया, बचपन से ही एक अलग से दिखाई पड़ते थे वो। आप फील आउटस्टैंडिंग, जस्ट आउटस्टैंडिंग। उनके चेहरे पर एक नूर था खास, आंखों में एक चमक थी बचपन से ही। ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि हर पिता को अपना बेटा आउटस्टैंडिंग लगता है, ये आप भी मानेंगे। ये आपके जहन में क्यों आ रहा था? आपको क्यों लग रहा था कि जब वो 5 साल के थे, 10 साल थे, 15 साल के थे? ये उनको हम ही नहीं बल्कि जिन्होंने भी उनको देखा था बचपन में, उनका यही कहना था कि ये बच्चा आगे जाकर कुछ बनेगा, कुछ करेगा। क्योंकि वो उनके अंदर एक, जिसको कहते हैं ना कि हम सभी एक परफेक्शन की तरफ कोशिश कर हमारी कार्विंग होती है। तो उनके अंदर बहुत सारे वर्च्यूज़ थे। कुछ ऐसे वर्च्यूज़ थे उनके अंदर कि वो स्कूल में भी अपने सहपाठियों के बीच, अध्यापकों के बीच बहुत पॉपुलर हो जाते थे। और पालमपुर चूँकि एक छोटा शहर रहा है, तो पालमपुर में भी उनको चाहने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक थे। बड़ों की इज़्ज़त करना बचपन से ही, छोटों से प्यार करना, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा रेडी रहते थे। लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें थी, उनमें अट्रैक्शन था एक उनमें। उनके दोस्त सारे उनकी तरफ आकर्षित होते थे, बल्कि कई बार हम परेशान हो जाते थे कि वो बार बार आकर के उनसे मिलने बार बार आते थे। और स्कूल की सभी गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, कोई और एक्टिविटीज़ हों। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं आपको, उन्होंने टेबल टेनिस उनका एक पेट गेम था, और टेबल टेनिस में उन्होंने सेंट्रल स्कूल्स नेशनल गेम्स में नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट किया। एक यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन होता है दिल्ली में, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपने जोन को रिप्रेजेंट किया। शहर में भी उनके मुकाबले कोई टेबल टेनिस में टिकता नहीं था, चैम्पियन थे वो। इसके अलावा स्केटिंग में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। और आम तौर पर हमने ये देखा कि जब एनुअल फंक्शन मनाया जाता था स्कूल में, तो जो टेबल प्राइजेस से सजा हुआ होता था उसके कम से कम 50% प्राइजेस विक्रम अकेले ही ले जाते थे।
तो ये उनके अंदर बहुत सारी और भी एक कहिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ थी, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में आंखों के आगे आ जाती हैं। हर साल आ जाती हैं जब भी। जी हाँ, बिल्कुल आ जाती हैं। अब मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊं, आप विक्रम जी क्यों कह रहे हैं? विक्रम जी क्योंकि देखिए, आमतौर पर पेरेंट्स बच्चों को निकनेम से बुलाते हैं, हाँ या कम से कम जी तो कोई नहीं लगाता, सीधा विक्रम जी हाँ बोलते हैं। जी हाँ, विक्रम जी का कद बहुत बड़ा है, बेशक मैं उनका फादर हूँ, लेकिन आज जिस स्थान पर वो हैं, मैं उस स्थान की अपने तहे दिल से कदर करता हूँ, कफ्र भी करता हूँ, तो मैं इसलिए जी का इस्तेमाल करता हूँ। आप कोई निकनेम से बुलाते थे उनको? निकनेम से लवली बुलाते थे हम, बिकॉज उनका जो बचपन का नाम था वो लव था। उनकी माता जी ने, जब उनके 2 बेटे हुए हमारे, तो इनके नाम हमने लव कुश रखे थे, कि माता जी का रामचरितमानस में बहुत ही उनकी श्रद्धा थी उसमें। लव कुश वहाँ से कुश भगवान राम उनके इष्ट थे, जी तो उनको हमने नामकरण जब किया तो लव और कुश उनका नाम रखा। जी। लव जो है ये विक्रम है, तो फिर ये नाम चेंज तो कैसे लवली हम इनको प्यार से लवली बुलाते थे। हुआ? जी, मतलब ऑन रिकॉर्ड ऑन स्कूल्स में। रिकॉर्ड जब स्कूल में एडमिट कराया गया तो हमें ये लगा कि थोड़ा सा नाम बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटे नाम हैं ये वर्ड्स में, तो हमने वहाँ पर ये विक्रम और विशाल, कुछ इनकी हमारे फैमिली मेम्बर्स ने भी सजेस्ट किया कि इनके नाम कुछ और रख दीजिए, तो फिर हमने वो विक्रम और विशाल उनके नाम रखे। मैं 99 में आऊँगा, उस दिन जो हुआ, जो कुछ हुआ, मैं उससे थोड़ा सा पीछे शुरू करता हूँ। आपको याद है जब, मैं भी विक्रम जी कहूँगा, बहुत बहुत बड़ा उनका कद है, आपको याद है विक्रम जी जब पहली बार चले, उनकी फर्स्ट स्टेप होता ना कि बेबीज़ के जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं या फिर पहला कदम रखते हैं, याद है कुछ किस्सा आपको? हमारे तो ईश्वर ने हमें 2 दिए थे, जी तो दोनों पर हमारी नज़र होती थी। विक्रम पर मम्मी ज़्यादा नज़र रखते थे जी और विशाल कुछ मेरे साथ ज़्यादा रहते थे, तो दोनों बचपन से ही बड़े प्यारे रहे हैं। विक्रम बहुत गुड लुकिंग थे काफ़ी, तो जब इन्होंने अपना चलना फिरना प्रारंभ किया तो नेचुरल है कि माता पिता को बहुत खुशी होती है, बिल्कुल। काफ़ी उत्साहित होते हैं। मैं किससे एक्चुअली ये समझना चाह रहा था कि कई बार कुछ ऐसा होता है कि जब वो पहली बार चले या जब क्रॉल कर रहे थे तो उस समय कई बच्चे बहुत शरारती होते हैं। जी हाँ, तो क्या वैसे नहीं विक्रम बहुत या- शरारती नहीं थे, तेज थे, विक्रम काफ़ी तेज थे, जी शार्प थे बहुत। आपने जिक्र किया कि वो हाँ, हर हाँ। कोई भी स्पोर्ट्स हो, हाँ, कुछ हो, कोई वहाँ भी पर थे, जी हाँ। अब मल्टी मैं टैलेंटेड बल्कि की इतना तरह से। बताऊं आपको कि मैथमेटिक्स में ये था कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया है, मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम आ गई है, न्यूमेरिकल कोई आ गया है, तो उनको इतना भी पता होता था कि ये कौन से चैप्टर का है और इसका आंसर क्या है, इतना तक उनको पता होता था, इतने शार्प थे वो। तो मतलब मैं अगले सवाल पर आने वाला था कि आपको उनके स्कूल का फर्स्ट डे याद होगा। मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। मैं आर्मी जब उन्होंने ज्वाइन किया उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बचपन के बारे में जानना चाह रहा था। जी हाँ, लोग जानना चाहते होंगे बहुत हाँ से। बिल्कुल। तो कई बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने से कतराते हैं और माता पिता को काफ़ी जो है परसुएशन करना पड़ता है उनको, लेकिन ये स्कूल जाने में खुश रहते थे, काफ़ी खुश रहते थे, उत्साहित होते थे और स्वयं उठ करके इनको पता होता था कि ये मेरा टाइम है जाने का। वो उठ करके उन्होंने अपने आप तैयार हो जाना और बहुत ही उत्साहित होते स्कूल जाने के लिए। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा उनके प्रोफेशनल करियर की तरफ बढ़ूँ। आर्मी ज्वाइन करने के बारे में किस तरह से जहन में आया? फैमिली में क्या बातें चल रही थी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एक प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे थे या कर रहे जी हैं, हाँ। उस टाइम कर रहे थे, तो किस तरह से विक्रम जी ने उस तरफ जाने की सोची? देखिए, +2 इन्होंने वहीं से किया, केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से। इन्होंने दोनों स्ट्रीम ऑप्ट किए हुए थे, मेडिकल नॉन मेडिकल, और फर्स्ट डिवीज़न में इन्होंने उत्तीर्ण किया, 80+ इनके मार्क्स थे परसेंटेज, क्योंकि उस टाइम 80 भी बहुत होता था, अब तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल होती है। बिल्कुल।
तो इनका एडमिशन हमने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में करवाया है। बीएससी। जी हाँ। यहाँ पर इन्होंने एनसीसी भी ऑप्ट की हुई थी। ठीक है। एनसीसी में ये एयर विंग के कैडेट थे और एनसीसी में भी काफ़ी एक्सेल किया इन्होंने, काफ़ी तरक्की की एनसीसी में। सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई किया इन्होंने, जो कि उनका हाईएस्ट होता है एनसीसी का। और फिर ये सीनियर अंडर ऑफिसर भी रहे। सीनियर अंडर ऑफिसर आप समझ सकते हैं कि ये कैडेट्स में सबसे हायर रैंक मानी जाती है। इन्होंने कुछ पैराग्लाइडिंग का कोर्स भी किया। ये कुछ समय के लिए पिंजौर में जो फ्लाइट क्लब था उसमें जाते रहे। 1994 में इनका सिलेक्शन आरडी परेड जो हमारी रिपब्लिक डे पर होती है दिल्ली में, उसके लिए 2 बच्चे यहाँ से चंडीगढ़ से सिलेक्ट हुए थे। तो उनमें से एक विक्रम थे जी। तो 94 में इन्होंने आरडी परेड वहाँ रिप्रेजेंट किया चंडीगढ़ को। और ये 2 बार नॉर्थ जोन में जो हमारी पंजाब डायरेक्टरेट है, एनसीसी डायरेक्टरेट, उसमें ये बेस्ट कैडेट चुने गए। ये कौन सी ईयर की बात होगी सर? ये 94-95 के आसपास, 93, 94, 95, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे जब ग्रेजुएशन कर रहे थे। अब मुझे स्मरण आता है कि एक बार इनके एक प्रोफेसर थे, तो इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड नहीं किया था, तो इनको ऐसे उन्होंने कमेंट किया कि अरे विक्रम, तुम आते नहीं हो क्लास में, तुम क्या करोगे लाइफ में? तो कहने लगे सर मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा। वहाँ पर ये उन्होंने जवाब दिया उनका। तो ये मतलब फर्स्ट उनका आर्मी के तरफ जाने वाला एक तरह से फर्स्ट रिएक्शन था फर्स्ट रिएक्शन था। लेकिन वैसे ये बचपन से ही जब स्कूल में थे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में थे, तो केंद्रीय विद्यालय नॉर्मली कैंट एरियाज में होते हैं, तो वहाँ पर भी ये जो आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ इन्होंने देखी तो बड़ी डिसिप्लिन लाइफ, तो बड़े इम्प्रेस हुए थे। तब भी इनके मन में था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। अब मैं आपको बता रहा था कि ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड इनका सिलेक्शन, अब बच्चे होता क्या है कि स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उनके मन में एक करियर बनाने की भी एक बात होती है कि करियर कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। तो इसी उधेड़ बुन में उन्होंने मर्चेंट नेवी में उनका सिलेक्शन हो गया। एक बारबरा शिपिंग कंपनी जिसका हेडक्वार्टर हांगकांग था, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। ये बॉम्बे गए और सेल्फ रिलायंट या सेल्फ कॉन्फिडेंट इतने थे कि जब इनसे मैंने कहा कि मैं साथ चलता हूँ तो कहने लगे डैडी आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। और ये अकेले 2 बार बॉम्बे गए। एक बार ये रिटन टेस्ट के लिए गए मर्चेंट नेवी का, और एक बार ये इंटरव्यू के लिए गए। और बाद में इनका सिलेक्शन हो गया। उसमें जी 400 कैंडिडेट जो हैं वो रिटन टेस्ट दिया था 400 ने, और उसमें से कोई 20-21 जो है वो सिलेक्ट हुए थे। तो जब इनका सिलेक्शन हो गया तो ये पालमपुर आ गए थे, वैसे चंडीगढ़ हॉस्टल में ही रहते थे। तो ये घर आए हुए थे, इनका लेटर आ गया कि आपने फलानी डेट को चेन्नई में आपने प्री कोर्स ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। पूरी तैयारी हो गई, इवन रेलवे बुकिंग भी हो गई। कुछ यूनिफॉर्म्स भी इनके पहले ही बना लिए गए थे, चूँकि सिलेक्शन हो गई थी। तो उनका एक कंपनी का एक रूल होता है कि आप ड्रेस वगैरह पहले से। तो जाने की तैयारी थी। तो 1-2 दिन के बाद जब जाने का समय आया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने सेकंड थॉट दिया कि मैंने क्या करना है, मैंने तो आर्मी ऑफिसर बनना है, मैंने कमीशन लेना है। तो इन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं मर्चेंट में नहीं जाऊंगा। ही डिक्लाइन दैट। सब कुछ सेट हो चुका था। हाँ, टिकट वगैरह हो गई थी, बुकिंग हो गई थी, रेलवे बुकिंग। लेकिन वो हमने देखा कि 1-2 दिन बिल्कुल शांत थे, और लास्ट मोमेंट में एक दिन पहले, जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले इन्होंने ये कहा कि मैं मर्चेंट में नहीं जाऊँगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं और भी बता दूं आपको कि ये डीएवी कॉलेज का एक बीटीसी हॉस्टल है जी, उसमें थे ये। और इनका एक फ्रेंड सर्कल था, ग्रुप था हॉस्टलर का ही, जो इनके कमरे में आकर के वो लोग बैठते थे। और वहाँ पर इन सब ने ये डिसाइड किया था कि हम सारे, कुछ 4-5 लोग थे, कि हम सारे कमीशन लेंगे आर्मी में। ये इन्होंने डिसाइड किया था। तो ये मर्चेंट नेवी में ट्राई करने से पहले की बात है। ये मतलब जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। पहले था ग्रेजुएशन कर रहे थे। हाँ, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, ये पहले की बात है।
लेकिन ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर बच्चा ये सोचता है कि करियर बनाना है, कैसे बनाएं, क्या करें। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया था मर्चेंट में और इनकी सिलेक्शन भी हो गई। और लास्ट मोमेंट में जैसा मैं बता रहा था कि इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं उसमें नहीं जाएंगे। जाऊँ। तो जब इनकी माताजी ने पूछा इनको कि बेटा आप इनकार क्यों कर रहे हो, तो उनका एक सीधा सा प्रश्न था कि मम्मा आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है क्या? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बड़ा लक्रेटिव जॉब होता है मर्चेंट का, डॉलर्स में सैलरीज होती हैं, काफ़ी हाई पर्क्स होते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने पूछा कि क्या आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है क्या? तो हंस के कहने लगे कि नहीं। इनकी मम्मी ने आंसर दिया कि नहीं बेटा, हमें तो कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आप लोग हमारी सब कुछ हो, तो हमें तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं मर्चेंट में नहीं जाऊँगा। वहाँ डिसाइड हो गया कि वहाँ डिसाइड हो गया कि मर्चेंट में। तो वहाँ वो भी क्लियर हो गया कि वो आर्मी में जाएंगे। आर्मी में जाएंगे। तो फिर कितना टाइम लगा कि वहाँ उसके बाद ये वापस चले गए हैं, चंडीगढ़ आ गए वापस। मतलब 10-15 दिन पालमपुर में रहने के बाद ये चंडीगढ़ वापस आ गए और अपनी पढ़ाई जो उनकी आगे की थी उसको कैरी ऑन किया इन्होंने, आगे चलाते रहे। बीएससी सेकंड डिवीज़न में इन्होंने क्लियर किया। तो उसके बाद जब इन्होंने क्लियर कर लिया, बीएससी क्वालिफाई कर लिया, तो एक दिन इनका फ़ोन आया और कहने लगे डैडी मैं चंडीगढ़ में ही रहना चाहता हूँ और मैं एमए इंग्लिश में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि बेटा आप साइंस ग्रेजुएट हो, आप इंग्लिश में आपका क्या तुक बनता है? तो कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसलिए एडमिशन लेना चाहता हूँ ताकि मुझे और एक्सपोजर मिले और मैं हॉस्टल मुझे मिल जाए और मैं हॉस्टल में रह करके सीडीएस की तैयारी करूँ। दैट वाज हिज मेन पर्पस टू टेक एडमिशन इन द एमए इंग्लिश। तो वो उन्होंने अप्लाई किया, एडमिशन लिया इंग्लिश में और हॉस्टल रूम भी उनको मिल गया और वहाँ पर वो अपनी सीडीएस की तैयारी करते। दैट वाज द मेन मोटो ऑफ दैट टेकिंग एडमिशन। अच्छा, आर्मी जब जहन में आ रही थी तो परिवार ने, स्पेशली उनके मदर ने, कभी उसको लेके रिलक्टेंट थे कि नहीं ये नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं थे, क्योंकि विक्रम के नाना जी वो भी आर्मी से ही रिटायर हुए थे। वो सूबेदार रिटायर हुए थे और वो ब्रिटिश टाइम था और उन्होंने वर्ल्ड वार भी, दोनों वर्ल्ड वार फेस की हुई थी इनके नाना जी ने। और मेरी ओर से भी हमारे कुछ पूर्वज जो है वो आर्मी में रहे। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं थी कि आर्मी में ये जाए या ना जाए। आपको हमें खुशी थी इस बात की कि अगर मैं अब थोड़ा सा जॉब वाली उनके, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो वो दिन याद है आपको? फर्स्ट डे ऑफ जॉब, कमीशन हुआ जब? देखिए, ये जब एसएसबी के लिए गए, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया जी, सीडीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ठीक है, और विद इन मेरिट आए ये 30-35 जो मेरिट में टॉप में होते हैं उनके बीच में इनका नंबर था। और फिर इन्होंने एसएसबी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है जी, इलाहाबाद बोर्ड मिला था इनको, वहाँ पर इन्होंने एसएसबी इंटरव्यू फेस किया है। तो वहाँ पर जब इनकी सिलेक्शन हो गई तो इनका मुझे फ़ोन आया उसी दिन सिलेक्शन होने के बाद में कि डैडी मेरी सिलेक्शन हो गई है और मुझे इन्फेंट्री बटालियन में डाला गया है। खैर मुझे बहुत खुशी हुई नेचुरली, बल्कि मेरा भी एक सपना था जब मैं कॉलेज में था और जब मैंने अपना एजुकेशन लिया, ख़त्म किया माई पीजी कोर्स, तो मैंने भी एसएसबी फेस किया था अपने टाइम पर। तो वो उनको ये चीज़ भी पता होगी डेफिनेटली। तो जी हाँ, वो उनको पता थी, बल्कि वो उन्होंने फ़ोटो वोटो भी देखे हुए थे। तो मुझे खुशी हुई कि मेरा भी एक सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊँ। तो जब इन्होंने ये कहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि चलो जो मेरा सपना पूरा नहीं हो सका वो मेरे बेटे के रूप में पूरा हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इन्फेंट्री में मुझे मिला है, तो आई सेड कि इन्फेंट्री मिला है, बहुत अच्छी बात है। और इन्फेंट्री और आर्टिलरी आर्मर्ड के जो होते हैं वही आगे जो है उनका काफ़ी प्रमोशन चांसेस अच्छे होते हैं अप टू द हाईएस्ट लेवल। तो वो खुद भी बहुत खुश थे कि मुझे इन्फेंट्री मिला है और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उन मन में जो उनके एक था कि मैंने आर्मी अफसर बनना है और लाइफ में कुछ करना है, ये उनका मोटो था एक्चुअली। क्योंकि जबकि उनकी माताजी ने कहा था कि मर्चेंट नेवी क्यों नहीं, तो कहने लगे कि मम्मा मैंने लाइफ में कुछ करना है और मैंने कुछ बनना है, इसलिए मैं मर्चेंट में नहीं जाऊँगा। चलिए मैं थोड़ा सा अब कारगिल की तरफ रुख करता हूँ। कारगिल वॉर परिवार ने कब सुना? कारगिल वॉर देखिए ऐसा हुआ
कि इनकी पोस्टिंग हुई 97 में, इन्होंने पासिंग आउट हुआ था इनका, और जनवरी में इन्होंने ज्वाइनिंग दिया, जनवरी फर्स्ट वीक में इन्होंने ज्वाइनिंग दिया। और इनका जो फर्स्ट पोस्टिंग हुआ वो सोपोर में हुआ है। सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला कश्मीर में है, और काफ़ी मिलिटेंसी प्रोन एरिया है, अभी भी बहुत चर्चा में अभी भी काफ़ी चर्चा में रहता है। तो वहाँ पर इन्होंने ज्वाइनिंग दिया अपना, जबलपुर में दिया ज्वाइनिंग पहले, चूँकि रेजिमेंटल सेंटर इनका जबलपुर में है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में इनका पोस्टिंग सोपोर में हुआ, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोपोर इन्होंने वाईओ कोर्स किया, यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है जो मऊ में, उसको भी बड़ी अच्छी रिमार्क्स में इन्होंने क्लियर किया। और उसके बाद मैंने कमांडो कोर्स किया, बेलगांव में होता है ये भी काफ़ी अच्छे उसमें पोजीशन में किया इन्होंने। तो इसके बाद इनका जो यूनिट था 13 जेक राइफल्स, 13 जम्मू कश्मीर राइफल, बिल्कुल, इनके पोस्टिंग शाहजहानपुर के लिए आ गई थी। यूपी में जो शाहजहानपुर है, काफ़ी बड़ा कैंट है जी, वहाँ के लिए इस यूनिट की पोस्टिंग आ गई। और एक एडवांस पार्टी, ऐसा पता चला था कि एक एडवांस पार्टी शाहजहानपुर चली भी गई, 13 जेके राइफल्स। जी हाँ। लेकिन जब बाकी लोग जाने लगे तो तभी ये द्रास और कारगिल वाला जो तो ये मतलब issue है, 99 की बात है, ये 99 की बात है, ये जून 99 की बात है जी। जून 99 में ये पता लगा कि घुसपैठिए जो हैं वो आ चुके हैं, हाँ, हैं, वो पूरे और देश को, मतलब आपने भी वहीं से सुना कि हाँ, उस टाइम तक मैं विक्रम बता रहा भी, हूँ आपको, नहीं मैं जी। इसको क्लियर करता हूँ। तो जैसे ये पठानकोट तक पहुँचे थे तो इनको ये आदेश मिला कि आप वापस आ जाइए, क्योंकि द्रास और कारगिल में जो है वो पाकिस्तान आर्मी आ चुकी है, और वहाँ पर जो है मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पठानकोट ये जा रहे हैं यूपी, जी हाँ, सपोर्ट से निकले हैं, पठानकोट तक आ गए थे। पठानकोट तक आ गए, इन्होंने हाँ, यूपी तब जाना, इनको तो इन्हें पठानकोट रोक आदेश लिया। हुआ कि आप वापस आ जाइए, जा नहीं पाए, जा नहीं पाए। एडवांस पार्टी चली गई थी, लेकिन ये सारी जो यूनिट नहीं जा पाई, ये वापस गए, क्योंकि जो घुसपैठिए एग्रीमेंट को ब्रीच करके जो शिमला समझौता हुआ था जी, उसके अकॉर्डिंगली उसको ब्रीच करके होता क्या था कि एज पर द एग्रीमेंट विंटर में, शीतकाल में जो बंकर्स होते हैं ऊपर टॉप चोटियों में, तो दोनों तरफ की फौजें होती हैं, तो एग्रीमेंट के मुताबिक विंटर में वो वहाँ छोड़ करके अब है नीचे चले जाते। लेकिन उन्होंने ये एक यूँ कहिए कि धोखा किया कि जब हमारे बंकर खाली थे ऊपर तो वहाँ आके उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। हाँ, ये डेफिनेटली पूरा देश हाँ, इसको बखूबी जानता है। जी हाँ। तो इनकी बटालियन को वापस बुला लिया गया, क्या इनको वापस बुला लिया गया वापस, और विक्रम जी की जो कंपनी थी डेल्टा कंपनी, इनको और एक कंपनी चार्ली कंपनी थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। डेल्टा कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा थे जी, एट दैट टाइम लेफ्टिनेंट बत्रा, और चार्ली के कमांडर संजीव जम्वाल, लेफ्टिनेंट संजीव जम्वाल। तो इनको ये आदेश होता है कि आपने हमारी जो चोटी 5140 है उस पर दुश्मनों ने कब्जा किया हुआ है और उसको आपने छुड़ाना है। तो आदेश के अनुसार ये ऑपरेशन के लिए रवाना होते हैं जी। वहाँ पर जो इनके यूनिट कमांडर थे, बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी थे, वाई के जोशी, उन्होंने इन दोनों कंपनी कमांडर्स को पूछा कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा। पहले संजीव जम्वाल, कैप्टन संजीव जम्वाल जी को पूछा गया कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा। तो उन्होंने कहा सर मेरा विक्ट्री सिग्नल ओ या ये होगा। अब इसका मीनिंग मुझे तो पता नहीं है। फिर इन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा को पूछा कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा। तो इन्होंने कहा सर मेरा विक्ट्री सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए, उनको लगा कि ये कितनी बड़ी बात कर रहा है लड़ाई के मैदान में। तो उनका मतलब एक्चुअली वो उन्होंने पूछा कि क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो इन्होंने कहा सर मैं और चोटियों को फतेह करूंगा और दुश्मनों को मारूंगा, और मैं तब तक चैन नहीं लूँगा जब तक मैं अपनी सारी चोटियाँ वापस नहीं ले लेता। मैं दुश्मन को बिल्कुल बाहर नहीं निकाल देता।
ये था उनका मकसद। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ रहा था तो अलग अलग जो उनकी जो पॉइंट्स उन्होंने फतेह किए, वो चाहे 5140 का आपने जिक्र कर दिया। हाँ। मैं उस पॉइंट के ऊपर आऊँ, ये नंबर्स आपके जहन में कैसे आते हैं आज भी? 5140 हो, मैं मेरे पास है 5100, 4700, 4750 और ये फाइनली नंबर, ये ना 4875। जी नंबर दे दिए गए हैं चोटियों को जी, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्मी नहीं वो पॉइंट मैं ऑफ व्यू समझ से। रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक इमोशनली आप इनको अब ये खुद से हमारी connect मेमोरी कर में पाते हैं। मेमोरी में फिट हो गए हैं जी, अब मुझे याद रहता है। अच्छा, आजकल तो बहुत सारे फोन्स हैं, उस टाइम आपकी विक्रम जी से किस तरह से बात होती थी? कितनी देर बाद होती थी? कैसे आपको पता लगता था कि उनको पठानकोट से वापस बुला लिया? कैसे कम्युनिकेशन ये होता उन्होंने फ़ोन किया था पठानकोट से, था? जी, उन्होंने फ़ोन किया था कि हम पठानकोट आ चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं, लड़ाई शुरू हो चुकी है और हम वापस जा रहे हैं। तो जब उन्होंने लड़ाई की या वार की बात की तो हमने दोनों ने, मैंने और मिसेस बत्रा ने यही कहा था कि बेटा दुर्गे माता को याद करते रहना और अपना ध्यान रखना। मैं 4875 की तरफ बढ़ूंगा, पॉइंट 4875 वो भी डेफिनेटली आपको याद होगा। देखिए 99 में 24-25 साल का लड़का हो तो घर में शादी की बातें बहुत होती हैं, चल रही थी? शादी के विषय में ये कहूँगा कि जब वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनकी एक मित्र थी और उन्होंने मुझे बता दिया था। मैं बड़ा लिबरल रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, जी, छिपाते नहीं थे कुछ भी बच्चे। तो एक दिन जब घर पर आए हुए थे तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि डैडी मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कहा बेटा देखो ठीक है फ्रेंड है, लेकिन ऐसे फ्रेंडशिप ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्या आपके मन में, यू आर कन्फर्म टू मैरी हर एंड शी आल्सो? देन ही सेड डैडी यस, वी आर कन्फर्म अबाउट आवर अफेयर्स एंड वी हैव डिसाइडेड टू मैरी। देन आई सेड इट्स ओके देन। तो वो हमारे मन में था कि जब ये वापस आएंगे वहाँ से तो हम इनकी मैरिज कर देंगे। तो मतलब एक तरह से वो भी जहन में बातें चल रही थी। जहन में थी। ठीक है, चलिए मैं इस पॉइंट के ऊपर वापस आऊँगा, क्योंकि देखिए फिल्में बनी हैं, आपने भी हाँ, देखी होंगी। जी। मैं देख रहा हूँ कि ये दिल मांगे मोर वाला डायलॉग पूरे देश, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में है भी ये, जिक्र कर जी दिया, हाँ, पूरा हाँ, देश इसको हाँ। जानता है, चाहे वो अभिषेक बच्चन हाँ रोल या प्ले कर रहे हो ये या सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। हाँ, और ये मैंने बता ही दिया आपको कि वो सभी जानते भी हैं कि वहाँ पर उन्होंने वो छोटी फतेह की, जी, कैसे दुश्मनों को मारा और कैसे जो है उन्होंने अपना नारा जो है स्लोगन ये दिया वहाँ। जी बिल्कुल। सो दिस इज और फिल्मों के जरिए बहुत सारे लोगों को काफ़ी पता पता चला। लगा। मैं चलिए मैं उस 4875 पर आता हूँ। जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था, उस दिन आपकी कब बात हुई थी लास्ट टाइम? ये 5140 से इन्होंने फ़ोन किया था जी। 5140 से इन्होंने फ़ोन किया था अर्ली मॉर्निंग। रात में वो कैप्चर हो गया था वो पीक जो है। सुबह जैसे ही मैं उठा हूँ तो उस समय तो मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन पर ही रिंग बजी। तो मैंने उठाया तो उन्होंने एकदम से कहा कि डैडी आई हैव कैप्चर्ड। सो आई गॉट लिटिल 5140 कंफ्यूज्ड। हाँ नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, ही सेड सिंपली आई हैव कैप्चर्ड। बाद में तो क्लियर किया उन्होंने। पर जब उन्होंने कैप्चर वर्ड मैंने सुना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। आई गॉट परप्लेक्स्ड कि कहीं ये कैप्चर तो नहीं हो गए हैं। ओके, क्योंकि उससे पहले कैप्चर हुए हैं, कुछ हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा, जैसे मेरी आवाज़ थोड़ी कांपी, तो एकदम से वो कहने लगी डोंट वरी डैडी, आई हैव रिकैप्चर्ड अवर पीक 5140। तो मेरी तो छाती चौड़ी हो गई जी उस वक्त, और मैं समझता हूँ कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एंड आई सेड बेटा कि वी आर प्राउड ऑफ यू, यू कैरी ऑन योर टास्क। फिर माता जी ने भी बात की और माता जी ने भी यही कहा कि बेटा हमारा आशीर्वाद है और आप दुर्गे माता का स्मरण करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये उनके माता जी के वर्ड्स। उसके बाद आपकी बात नहीं हुई? उसके बाद में एक बार बात फिर हुई। एक बार फिर बात हुई जी। उसके बाद वो आए हैं यहाँ पर नीचे बेस कैंप में आ गए जी। कुछ रेस्ट तो ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन उतना मिला नहीं। 3-4 दिन के बाद ही जो है 4875 के लिए जो है आदेश, बल्कि वॉलंटियर किया उन्होंने जी। एक्चुअली 2 कंपनीज हमारी ऑलरेडी 4875 जो है ना जी, बहुत ही कहना चाहिए कि यहाँ पर काफ़ी असला बारूद भी बहुत था और बड़ा crucial point था। पाकिस्तानी हाँ क्रूशियल पॉइंट था।
क्रूशियल पॉइंट था। तो 2 कंपनी हमारी ऑलरेडी वहाँ पर थी, लेकिन और रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ी, किसी को भेजने की आवश्यकता हुई वहाँ पर। तो विक्रम जी ने फिर स्वयं को वॉलंटियर किया, क्योंकि उनके हालांकि जो बटालियन कमांडर थे कर्नल जोशी, वो देख रहे थे कि इनको बुखार भी है, नहीं चाहते थे मतलब कि जाएं, बुखार भी है उनको, उनके चेस्ट में भी पेन है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो बच्चे थे, आई मीन हिज सोल्जर्स, उनको कॉन्फिडेंस इतना था कि वो ये समझते थे कि कैप्टन बत्रा के साथ हैं तो वी आर सेफ। विक्रम बिल्कुल तैयार हो गए और उन्हें कहा सर कि मैं जाऊँगा। तो ये फिर 4875 के लिए प्रोसीड किया। और जितना हम जानते हैं कि वो बाकियों को सेव कर रहे थे उस चोटी को फतेह करने के लिए, वो शहीद हुए। वहाँ पर ये लोग 5 जुलाई का एक लेटर है उनका जी, 5 जुलाई 1999 का, जो उन्होंने हमें रास्ते से लिखा है जब वो 4875 पर जा रहे थे, विक्रम जी ने, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, जो बाद में मिला हमें वो लेटर, कि हमारी पहला जो ऑपरेशन था हमारा वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, और आप ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए, मैं एक बहुत ही क्रूशियल ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा ये ऑपरेशन भी सफल हो। ये उनका लिखा हुआ था इसमें। और बाकी उन्होंने हाल चाल वगैरह पूछे हुए थे अपने ब्रदर और सिस्टर्स के और अपने फ्रेंड्स वगैरह के। ये लेटर हमें बाद में प्राप्त हुआ। तो 7 जुलाई को ये जो चल रही थी लड़ाई रात में 4875 पर, ये बिल्कुल 180 डिग्री की चढ़ाई है जी, वो सारी 17,000 फीट से ऊपर है। 5140 की भी इतनी है, इसकी थोड़ा और ऊपर। तो इनके एक जूनियर ऑफिसर थे नवीन नगप्पा, लेफ्टिनेंट नवीन नगप्पा, वो उनके लेग्स के पास में आकर के ग्रेनेड ब्लास्ट होते हैं, और उसके जो स्प्लिंटर हैं वो उनके लोअर लेग्स जो है कॉफ उसमें लगता है, और वो मांसपेशियां जितनी भी मसल्स है फट जाती हैं सारी, बुरी तरह से वो इंजर्ड, और वो बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। और जब विक्रम जी को ये आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो कहते हैं कि नवीन घायल हो गया है, उसको लाना है। तो इनके सूबेदार जाने लगते हैं कि सर मैं जाता हूँ, तो ये उसको पीछे धकेल देते हैं कंधे से पकड़ करके, नहीं तुम पीछे हट जाओ, मैं जाऊँगा, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, और अगर तुम शहीद हो गए तो वो अनाथ हो जाएंगे, मेरा क्या है, मैं अभी कुआरा हूँ, बैचलर हूँ। और वो एकदम से वहाँ से छलांग लगा करके लेफ्टिनेंट नवीन के पास पहुँच जाते हैं, और नवीन से कहते हैं कि आप डरिए मत, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। उसको लेकर के आते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर सेफ पोजीशन में पहुंचा देते हैं, और स्वयं आगे की लड़ाई को जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लड़ाई चल रही थी, गोलियां हर तरफ से बरस रही थी, बम्बर फूट रहे थे, स्प्लिंटर्स एंड ग्रेनेड्स एंड ऑल दैट। तो वहाँ इन्होंने 5 लोगों को अकेले ही मारा है, 5 दुश्मनों को। 4875 जो पीक थी हमारी, उस पर इन्होंने 5 दुश्मनों को मारा है अकेले ही, ऑल अलोन, इन हैंड टू हैंड फाइट। तभी कोई चट्टान की ओट में बैक में कोई छिपा हुआ था दुश्मन सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक, जो कि इनको टारगेट करता है, और वो स्नाइपर से इनको टारगेट करता है, और वो गोली इनकी छाती में आकर लगती है। और क्योंकि इनका एक नारा था कि दुर्गे माता की जय, तो ऐसा बताया गया कि उनके मुंह से लास्ट वर्ड ये जय माता दी करके निकले हैं। तब तक इनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो अपने थे साथी, वो पहुंच गए थे, और उन्होंने कहा है कि सर आपको, और बट दैट वाज द लास्ट मोमेंट। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने 5140 कैप्चर किया था जी, तो महावीर चक्र की रिकमेंडेशन इनकी चली गई थी जी, ये सेकेंड इन हायरार्की होता है अवार्ड्स में। बिल्कुल। और जब इन्होंने ये 5140 पर भी दुश्मनों को
धकेला उनको विजय की ओर हमारा जो है मार्ग प्रशस्त हुआ। सुबह होते होते तक 4875 जो है वो चोटी कैप्चर हो गई, रिकैप्चर हो गई। क्योंकि उनकी शहादत के बाद जो भी उनके साथी थे वो सब बुरी तरह से टूट पड़े थे और अर्ली मॉर्निंग दैट इट वाज कैप्चर्ड, रिकैप्चर्ड। तो तब फिर जो है इनको परमवीर चक्र की घोषणा की गई, घोषणा की गई। क्योंकि 2 अवार्ड एक साथ नहीं दिए जाते हैं ऐसा जी। मानते हैं। तो परमवीर चक्र की परमवीर घोषणा, चक्र दिया गया, वो आपने रिसीव किया बाद में। जी हाँ, जो मैंने रिसीव President किया of India इन 2000 में, 2000 जनवरी 2000। आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? बड़ा इमोशनल टाइम वो होगा, लेकिन अगर आप बताना चाहें, आप कहाँ पर थे उस समय? मैं वो 8 जुलाई की सुबह होगी जिस दिन। जी हाँ, मैं अपने ऑफिस में था, जी। तो मुझे मिसेस बत्रा का फ़ोन आया कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स आए हुए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली आ जाइए। तो मैं तुरंत जो है वापस आया। आपको अंदेशा था ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, अंदेशा नहीं था, लेकिन दिल में एक इतना तो रहता था कि वार टाइम है, कभी कुछ क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं। आमतौर पर आर्मी ऑफिसर्स कभी घर आते थे ऐसे कि नहीं? बीच में से तो वार टाइम में कम ही लोगों का आना हुआ है। वार टाइम में ऐसा मुश्किल होता है, चलती वार में मुश्किल होता है। तो आप घर पहुंचे फिर? मैं घर पहुंचा जी इमीडिएटली। जैसे ही मैं आया तो कुछ नेबरर्स हमारे वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े थे। तो मुझे तभी डाउट पड़ गया कि ये जो पड़ोसी खड़े हैं यहाँ पर, तो कोई बुरी खबर भी हो सकती है। तो जैसे मैं अंदर गया तो वो आर्मी ऑफिसर्स वहाँ के लोकल थे, हमारे लोकल आर्मी कैंट के। तो तब मुझे और कंफर्मेशन होने लगा कि ये कुछ तो है। तो मिसेस कहने लगी कि पहले तो आप अंदर आ जाइए कमरे में। हम कॉरिडोर में खड़े थे, वो एक कर्नल गोयल थे और एक कर्नल पुंज थे, जी। जो लोकल कैंट से जो लोकल कैंट से आए थे। तो कहने लगे पहले आप अंदर आ जाइए, और जो हमने हमारे सनातनीज में ये होता है कि घर में मंदिर होता है बनाया हुआ हमने, तो पहले आप अंदर आ जाइए और मंदिर में आकर के पहले आप प्रणाम कीजिए। आपके मिसेज आपको बोल रहे हैं? हाँ, उनको अभी कुछ बताया नहीं गया था। मुझसे ये कहा कि पहले आप अंदर आइए, पहले आकर के मंदिर में आप माथा टेकिए, फिर बाहर आइए। सो आई डिड सो। और जैसे मैं बाहर आया तो वो कर्नल पुंज थे जिन्होंने मुझे कंधे से थोड़ा पकड़ा और मुझे साइड में ले गए और कहने लगे बता साहब एक सैड न्यूज़ है, कैप्टन विक्रम बत्ता नहीं रहे। तो जब उन्होंने ये कहा तो इससे अंडरस्टूड कि एक फादर पर क्या गुजर सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। इट वाज जस्ट जैसे एक चट्टान गिर पड़ती है आदमी के ऊपर। मैं काफ़ी फेंट हो गया, मैं गिरने वाला था। तो मेरे एक पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपनी छाती से लगा ही रखा उन्होंने काफ़ी देर, जब तक मैं संभला नहीं। लेकिन ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली आई रिकवर्ड। विदिन 2-3 days आई वॉज क्वाइट नॉर्मल। 2-3 दिन तो मैं बात नहीं कर पाया किसी से, पर मुझे खफ्र होता है इस बात का, बहुत गौरव, बहुत प्राउड महसूस करता हूँ मैं। मुझे लगा कि जाना तो एक दिन सबने है। बिल्कुल। और जब हम अपने बच्चे को फौज में या डिफेंस में भेजते हैं तो मेरा ये मानना है कि हमारी एक कमिटमेंट हो जाती है एक देश के प्रति। और कमिटमेंट ये होती है कि हमें दोनों बातों के लिए तैयार रहना पड़ता है। जो वर्स्ट है उसके लिए भी तैयार, वर्स्ट तो नहीं कह सकते लेकिन एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम जिसको कह सकते हैं, जो एक्सट्रीम है उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ता है, रहना चाहिए। इफ़ वी हैव सेंट आवर वार्ड्स टू द आर्मी, वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस द सिचुएशंस। डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल दौर होगा, बड़े मुश्किल से वहाँ से निकले। कभी जहन में आया
एक फादर के तौर के ऊपर आप बहुत प्राउड फील करते हैं, आज भी पूरा देश आपको सुनता है, उनका नाम लेता है, जिक्र करता है, फिल्में बन गई। कभी 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 जहन में आया कि अगर वो मर्चेंट नेवी में होता तो हमारे साथ? बिल्कुल नहीं। मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ अपने आप को। अरे ऐसे बच्चे तो बड़े भाग्य से मिलता है। बहुत बहुत आपके बहुत भाग्य से, सौभाग्य से ऐसा बच्चा जन्म देखिए, लेता है। मैं एक फादर के तौर पर भी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के बतौर फादर बहुत सारे मन में आप कहिए कि इच्छाएं होती हैं जी हाँ। कि मेरा बेटा इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, अब मैं आगे ऐसे करूंगा, इसकी एक फैमिली होगी आगे ऐसे, अब मतलब अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसा लोगों में चलती हैं। नेचुरल है, नेचुरल है। बच्चा जब होता है तो हर माँ बाप के दिल में ये हसरत होती है कि वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में जाए, बहुत अच्छी पढ़ाई करे, बहुत अच्छा बड़ा ऑफिसर बने, बड़ी अच्छी बिल्कुल। रैंक में जाए, उसका बहुत नाम हो, और बहुत लंबी जिंदगी जिए। जिए। तो ये होती हैं, लेकिन होने को क्या मंजूर होता है ये कोई जानता नहीं है। जब चीज़ सामने आती है तो ही पता लगता है कि यही हमारा होनी है, यही हमारी होनी है। आपको गुस्सा है नहीं उन है। पाकिस्तानियों कोई के ऊपर? पाकिस्तान पर तो गुस्सा रहेगा ही रहेगा। हम्म। उस जो हालात वो पैदा करता रहता है। लोग वॉर के लिए ये भी कहते हैं कि उधर भी किसी का बेटा है, इधर भी किसी का बेटा है। लेकिन उसका एटीट्यूड जो है हमारे प्रति, वो हम देख रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द, जब से इंसेप्शन हुआ है, जब से पाकिस्तान बना है, तब से लेकर आज दिन तक उसका एटीट्यूड हमारे प्रति क्या रहा है ये हमने देखा है। मैं एक और चीज़, मैं थोड़ा सा फैमिली के ऊपर आ रहा हूँ। मैंने शादी का सवाल पूछा था, आपने कहा कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें सोच क्लियर रखा थी, था। है ना? जो मूवीज़ लोगों ने देखी हैं उनमें उस लड़की का जिक्र है, उनका नाम नहीं है, उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखे, मैं भी नाम के ऊपर नहीं जाऊँगा। परिवार के कांटेक्ट में रहे वो? जी हाँ, रही हैं। कि उन्होंने वापस शादी नहीं करवाई, ये भी कहा जाता है। हाँ, वो रही हैं। वो बल्कि जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जी क्रिया, तो वो आई थी, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद भी एक बार आई हैं। और यदा कदा उनसे बात हो जाती है, कभी साल में 2-3 बार। उनके उन्होंने मैरिज नहीं sacrifice की, को कैसे उन्होंने देखते? मैरिज नहीं की है। ये उनका बड़ा सेक्रीफाइस है कि उन्होंने मैरिज नहीं की, और वो उनके अनुसार कि वो उनकी यादें ही काफ़ी हैं उनके लिए। चलिए, बहुत सारी मैंने बातें की हैं, मैं 2-3 चीज़ें और, मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि मैं आपके जख्मों को कहीं दोबारा से नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, हरे नॉट तो एट नहीं ऑल, कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल। कौन सा वर्ड्स आपके जहन में सबसे ज़्यादा रहता है? लास्ट वर्ड जय माता दी, वो लेटर में लिखे गए शब्द, या 5140 रहता है, 4875 रहता है? दिमाग में क्या घूमता है? शेरशाह, शेरशाह रहता शेरशाह। है। और वजह उसकी? वो शेर थे, वो शेर थे। बड़ा एक्यूरेट उनको दिया गया टाइटल, कोड नेम। मूवी बन गई इसी जी हाँ, के नाम पे। शेरशाह थे। आपने उनकी क्या बाकी चोटियों का तो दिमाग में रहता ही है जी। चोटियाँ 5140 है, उसके अलावा 2-3 और भी हैं जिसमें उनका योगदान है, और 4875 जो मेजर हैं ये दोनों, जी बिल्कुल। तो ये तो दिमाग में रहती हैं। हम भूलते नहीं हैं कभी भी ये 2 फिगर्स जो हैं। वी कैन नेवर फॉरगेट दिस फिगर्स, 5140 एंड 4875। बल्कि अभी आपको भी शायद पता चला होगा कि उनके भाई विशाल वो 5140 पर भी गए, उन्होंने एक्सपेडिशन किया। मैं यही पूछने वाला था कि हाँ। आप कभी गए या आपके वो फैमिली में मैं से चोटी कभी? पर तो नहीं जा सका, जी लेकिन मैं 2 बार द्रास ज़रूर गया हूँ। जी। और विशाल अभी कुछ समय पूर्व जो है उन्होंने 5140 का एक्सपेडिशन किया था, अलॉन्ग विद सम अदर ऑफिसर्स, जो कि 17,000 फीट के हाइट ऊपर की है। उनके मन में था कि मैंने ज़रूर जाना है वहाँ पर। और अभी फिर इन्होंने 4875 पर भी वो गए हैं, पर वो हेलीकॉप्टर से गए हैं। मेरा 1-2 आखिरी सवाल, आपने क्या कुछ संजो कर रखा है? यादें तो आपके जहन में है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं नीचे जब इस इंटरव्यू से पहले बात कर रहा था, आपकी ज़ुबान पर हर टाइम उनका जिक्र है। उनकी वो वर्दी, उनकी वो चीज़ें, उनके जो कैंप में उनके पास सामान था वो भी आपके पास पहुंचा होगा, वो भी रखा हुआ, वो आपको कैसे फील, मतलब कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बड़ा अच्छा फील देख के होता है। आपको रुला देती हैं। आजकल नहीं, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, गीली हो जाती हैं आंखें कभी कभी। आंसू तो नहीं कहूँगा, आंखें गीली हो जाती हैं सम टाइम।
किसी सीन को देख करके या किसी चीज़ को देख करके या कोई इस प्रकार की और इवेंट है या कुछ, कई बार, नॉट ऑलवेज बट सम टाइम। लेकिन मैं अब इस स्टेज में आकर के देखिए, मैं ना अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करता हूँ, प्राउड महसूस करता हूँ और एलिवेटेड महसूस करता हूँ। आई फील, वी फील, वी होल द फैमिली फील एलिवेटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो एलिवेट आपको वो 99 में कर गए 99 कि वो ईयर बाय ईयर आप और उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं दुनिया। बिल्कुल। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बर्थ नहीं हुआ होगा 99 में, हाँ, वो भी आज आपको मिलते होंगे, सैल्यूट करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एलिवेट किया जी। मैं समझता हूँ कि ओवरवेल्म्ड विद द ऑनर रिसीव्ड। चलिए एक आखिरी सवाल, एक फौजी के पिता को कैसा होना चाहिए? क्या जीएल कैप बत्रा जी के जैसा होना चाहिए? बिल्कुल बहादुर होना चाहिए, वही जज्बा मेरे दिल में भी है। किसी का आज सुन रहे होंगे आपको, तो उनका बेटा हो सकता है सरहद के ऊपर हो, उनके जहन में चिंता आएगी, उनके चिंता ज़रूर आएगी, लेकिन जब एक बार मैंने अभी बताया आपको कि वी आर कमिटेड, वंस वी सेंड अवर वार्ड इनटू द डिफेंस सर्विसेज, वी शुड बी कमिटेड फॉर दिस। अगर जिंदा रहा तो वो राजभोग, सरकारी सुविधाएं हैं, और शहीद हो गया तो हेवन। चलिए एक चलती चलती और सवाल दिमाग में आया, सरकारों की तरफ से जो अभी तक हुआ, आप उससे संतुष्ट हैं? उनके नाम पर बहुत कुछ बना होगा, आपको लगता हो जो अभी बनना चाहिए, या आपको जो लग रहा हो कि नहीं हो पाया, मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ या परिवार कोशिश कर रहा है? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। भारत सरकार की ओर से, प्रांत सरकार की ओर से जो कुछ किया गया, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कुछ कार्य भी चल रहे हैं जी। चंडीगढ़ में भी उनकी स्मृति में कुछ बनने का ऐसा विचार चल रहा है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सैल्यूट है पूरी फैमिली को। थैंक यू। मैं जब आपसे इंटरव्यू से पहले मिला हूँ, मैंने आपको पहली लाइन ही ये बोली, मेरे जहन में ये था कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपसे मिला। सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने सो हमें समय मच, दिया। थैंक यू सो मच। यादें आपके जहन में हैं, मुझे लगता है कि ये कई पीढ़ियों के लिए यादें हमेशा वो दिल रहेंगी। में है, वो हर भारतीय के दिल में है, रहेंगे। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत के ज़रिए हमने कोशिश की है कि आप तक पहुंचा पाए उनकी यादों को, उनके किस्सों को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी ज़िंदगी के पलों को, और सबसे स्पेशली कि फैमिली किस तरह से सब चीज़ों को सहन करती है, देखती है, समझती है और पूरा सपोर्ट करती है एक सोल्जर की फैमिली। इस बातचीत में इतना ही, फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।